नमस्ते। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसने इंडस्ट्रीज की दुनिया में सचमुच क्रांति ला दी। इसका नाम है क्वालिटी सर्कल्स। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या और इनमें इतनी ताकत क्यों है। अच्छा, चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए किसी भी काम को सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? कोई मैनेजर या वो इंसान जो असल में हर रोज उस काम को करता है? बस यही एक सवाल है जो क्वालिटी सर्कल्स की पूरी फिलॉसफी की जड़ है। और देखिए, इस सवाल का जवाब भी क्वालिटी सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये मानता है कि जो लोग असल में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ना, वही लोग प्रॉब्लम्स को सबसे बेहतर समझते हैं और उन्हीं के पास सबसे अच्छे सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो क्वालिटी सर्कल क्या है? ये बस उन्हीं लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो साथ मिलकर चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले क्वालिटी सर्कल्स हैं क्या? फिर जानेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये काम कैसे करते हैं, इनके टूल्स क्या हैं और आखिर में इनकी कामयाबियों और चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये क्वालिटी सर्कल्स हैं क्या? तो देखिए, इसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी सुधारना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसका असली लक्ष्य है कॉस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और सबसे जरूरी, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन और मोराल बढ़ाना। ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां हर कोई लगातार सुधार करने के बारे में सोचे। जापान में इसी चीज को काइजन कहा जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतना पावरफुल आइडिया आया कहाँ से? चलिए अब इसके इतिहास की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका सफर कैसा रहा। इसकी कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जापान में। उस वक्त जापान अपनी इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगा था। उनका एक ही मिशन था, दुनिया को दिखाना कि वो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और इसी मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बने क्वालिटी सर्कल्स। वैसे इस पूरी क्रांति के पीछे कुछ बहुत बड़े नाम थे। एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ जुरान जैसे अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने जापान में क्वालिटी कंट्रोल के तरीकों की नींव रखी। लेकिन वो थे प्रोफेसर काओरू इशिकावा, जिन्हें फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल्स भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1962 में इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मल शक्ल दी। तो 1960s में जापान में तो ये जबरदस्त कामयाब हुआ। फिर 70s और 80s में ये आइडिया पश्चिम तक पहुंचा। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे अपनाया। बीच में कुछ जगह पर ये थोड़ा धीमा भी पड़ा, लेकिन आज आज ये लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा जैसे मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम्स का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। खासकर एशिया में इसका इस्तेमाल आज भी बहुत होता है। ठीक है, तो इतिहास तो समझ आ गया, पर ये सर्कल्स असल में काम कैसे करते हैं? चलिए अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, एक टिपिकल क्वालिटी सर्कल का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 से 12 तक मेंबर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं। उन्हीं में से एक लीडर होता है जो मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करता है। एक फैसिलिटेटर भी होता है जो एक तरह से उनका गाइड या ट्रेनर होता है। और सबसे ऊपर होती है मैनेजमेंट की स्टीयरिंग कमेटी, जिनका काम है सपोर्ट देना और इनके सुझावों को मंजूरी देना। तो हाँ, ये पूरी एक टीम की तरह काम करता है। अब आते हैं प्रोसेस पर। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को पहचानना। टीम मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करती है कि किस मुद्दे पर काम करना है। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्रॉब्लम का एनालिसिस, मतलब डेटा इकट्ठा करके ये समझना कि प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है। इसके बाद टीम मिलकर सॉल्यूशंस पर काम करती है और आखिर में सबसे अच्छे सॉल्यूशन को लागू करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया जाता है। एक बार प्लान बन गया तो उसे मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जब मैनेजमेंट से अप्रूवल मिल जाता है, तब टीम उस सॉल्यूशन को लागू करती है। और काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद नतीजों को लगातार मॉनिटर किया जाता है, ये देखने के लिए कि सॉल्यूशन काम कर भी रहा है या नहीं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उस बदलाव को स्टैंडर्ड बना दिया जाता है और टीम एक नई प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती कैसे हैं? क्या ये लोग सिर्फ बातें करते हैं? नहीं, इनके पास कुछ खास टूल्स होते हैं। चलिए अब इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, क्वालिटी सर्कल्स की सबसे खास बात यह है कि ये अंदाजे या राय पर काम नहीं करते। ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन होते हैं और इसके लिए ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें 7 बेसिक QC टूल्स भी कहा जाता है।
जैसे कि पेरेटो चार्ट, ये 80-20 रूल पर काम करता है। मतलब इसकी मदद से टीम ये पता लगाती है कि कौन से 20% प्रॉब्लम्स हैं जो 80% नुकसान की वजह बन रही हैं। फिर है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। इससे प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये टूल्स एक तरह से अंदाजे को फैक्ट्स में बदल देते हैं। इन मेन टूल्स के अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिससे नए नए आइडियाज आते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है 5 वाइज, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए 5 बार क्यों पूछा जाता है, ताकि उसकी असली वजह तक पहुंचा जा सके। और हाँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो है ही, ये देखने के लिए कि जो सोल्यूशन हम चुन रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है या नहीं। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम हमेशा कामयाब होता है? चलिए अब एक बैलेंस नजरिया लेते हैं और इसकी सफलताओं और चुनौतियों दोनों को समझते हैं। फायदों की बात करें तो ये जाहिर है, एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड महसूस करते हैं, उनका मोराल बढ़ता है, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है, टीम वर्क और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसके लिए मैनेजमेंट का मजबूत और लगातार सपोर्ट चाहिए होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है और अक्सर लोग बदलाव को आसानी से अपनाते नहीं, तो उसका भी सामना करना पड़ता है। तो फिर इसकी कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली बात, इसमें हिस्सा लेना पूरी तरह से वॉलंटरी होना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी, टीम को टूल्स और टेक्निक्स की अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी, मैनेजमेंट का सपोर्ट, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में भी। मैनेजमेंट को सुझावों को गंभीरता से लेना होगा और उन्हें जल्दी लागू करना होगा। ये कोई शॉर्टकट या जादू की छड़ी नहीं है, ये कल्चर में बदलाव लाने की एक लंबी कमिटमेंट है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या उन लोगों को पावर देना जो असल में फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, क्वालिटी और एक्सीलेंस हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है? इस पर जरूर सोचेगा।